नमस्कार सभी को, मैं हूं सांगे ड्रोमा और आज हम मिलने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर जी से और सीधे उनसे जानते हैं अभी इस वक्त हमारे अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सेक्टर का क्वालिटी कैसा है और अपडेट क्या है। तो चलिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते। सर, हम शुरुआती जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 में जो नीति आयोग के द्वारा एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर इन चार्ट सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में, इवन इन मीडिया में, तो उस पे सबसे पिछड़ा हमारा जो अरुणाचल प्रदेश था इन कंपेयर टू जितने भी स्टेट्स है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो और क्या कहना चाहोगे उसको लेकर सर? जब ये सोशल मीडिया में आई हमारी ये PGI बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें हमारे अरुणाचल सबसे लास्ट में आया। तो उसमें हमने अब जैसे आया हमने अपने ऑफिसर को, सेक्रेटरी को बुलाया, हमने रिव्यू किया करके उसमें देखा गया। तो ये जो रिपोर्ट है 2015-16 एंड 16-17 का बेस करके रिपोर्ट बनाया है। और उस समय में जो भी हमारी जो पोर्टल में अपलोड करता है, जो सही तरह से अपलोड नहीं किया गया है, उसमें जो इंडिकेटर है उसमें 70 इंडिकेटर्स है। और उस 70 इंडिकेटर्स के ऊपर में जो हमारी जो वेटेज है 1000 नंबर की वेटेज होता है, उसमें से हमें अरुणाचल को मिला है 554 की हमें वेटेज मिला। और उसमें मैक्सिमम हम छानबीन करके देखा है तो उसमें हमारी मेनली गवर्नेंस सेक्टर में हमारा लेकुना रहा। तो उसको हम सुधारने के लिए हम अभी निर्देश दिया है। और यही नहीं, हम जब 17, 18, 19 जब शुरुआत हुआ उसमें भी हमने काफ़ी सुधार लाया है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से हमारी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है बिल्कुल नीचे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऊपर तो आना चाहिए, मुझे पूरा उम्मीद है। सर, साथ ही हमारा सेकेंड सवाल यही रहेगा, जो प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये एजुकेशन सेक्टर में। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कि काफ़ी उसमें भी पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में ठीक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर ठीक तरीके से नहीं है। तो सर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भी लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है हमारे प्राइमरी स्कूल से ही फाउंडेशन होता है। अगर कोई भी इमारत बनाए या कुछ भी बनाए, अगर फाउंडेशन ठीक नहीं होगा तो हमारे आने वाले पीढ़ी ख़राब होगा। तो इसलिए हमने अब जैसे मैं एजुकेशन विभाग को संभाला तो मैंने देखा कि इसमें हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। जो अपने जैसे LKG UKG होता है तो शहरों में होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन हमारे सरकार के स्कूलों में ये सुविधा नहीं है। तो जो बच्चे डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं 6 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में, जब क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं उनको तो ABC तक नहीं जानता है। और उन्हें मिल जाता है कम से कम 4-5 किताब, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, EVMs, ये सब दुनिया भर की तमाम किताब देने के बाद उन्हें तो फिर ABCD लिखना नहीं आता, जिसके वजह से बच्चे फाउंडेशन ही ख़राब होता है। और यही नहीं, आगे चल के उस समय में जब हमारे नीतियाँ रही कि नो डिटेंशंस, बच्चे हमारे अगर क्लास 1 अगर एडमिशन किया तो आप क्लास 10 तक, बिना पेल सिस्टम नहीं था, सब क्लास 10 तक पहुंच जाते हैं। जब आप क्लास 10 पहुंचते हैं तब तक तो उसको रीडिंग राइटिंग आते ही नहीं है, जिसके वजह से हमारे जब CBSE की बोर्ड, जो क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, बहुत ख़राब हुआ है। तो इसलिए इस नीति को चेंज करने के लिए हमने इस साल से ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को शुरुआत कर दिया है। हमने 343 स्कूल का हमने इस बार प्री प्राइमरी एजुकेशन चालू कर दिया है। और आने वाले इस जो 1920 में भी हम अनदर 300 जैसे स्कूल को हम प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू करेंगे। और जितने भी हमारे जो शुरुआत लागू हुआ है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, उसकी सही ढंग से टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन या LKG UKG को पढ़ाने के लिए टीचर को उसी बच्चे की तरह से उसको रोल प्ले करना पड़ता है, बच्चे की तरह से उसको एक्टिंग करना पड़ता है। इसलिए उसको भी हमने ट्रेनिंग दिया है। अब जितना भी हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन इस साल से शुरू हुआ है और आने वाले में जितने भी 5 सालों में जितने भी स्कूल हैं हम प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करेंगे। साथ ही मैंने जैसे कहा था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो अरुणाचल प्रदेश टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी जो 2020 में लागू हो चुका है सर, वो कितना हद तक फ़ायदेमंद रहेगा यहाँ के एजुकेशन सेक्टर के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए? सब लोग कहते हैं कि टीचर की, मेरा स्कूल में टीचर नहीं कहते हैं। मैं तो कहूँगा टीचर की अभाव नहीं है। टीचर हमारे अरुणाचल में टीचर की संख्या बहुत है, तो उस टीचर को प्रॉपर रेशनलाइज नहीं कर पाया है।
टीचर जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कैपिटल में बहुत से टीचर है, वेयरएज हमारे जो पावर प्लांट एरिया में, गांव में टीचर नहीं है। इसके लिए इसको अगर रेशनलाइज करने के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी लाया है। इससे कि कम से कम जो टीचर्स हमारे पास है उसको अगर प्रॉपर रेशनलाइज करे, कहीं भी स्कूल में बच्चों की टीचर की कमियां नहीं होगी, बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर टीचर का कमी तो नहीं है, आप जैसे कह रहे हो एज एजुकेशन मिनिस्टर, बट सर जैसे 2018 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था पीजीटी टीजीटी, करीबन 1000 से भी ज़्यादा को रिक्रूट किया गया है, डिस्पाइट डे उसके बाद भी कमी है। तो आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ जो रीचेबल एरिया जैसे कैपिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पे तो अवेलेबल रहता है, लेकिन वहाँ पे भी सब्जेक्ट टीचर्स का कमी रहता है। और इंटीरियर का तो बात छोड़ ही दीजिए, सब्जेक्ट टीचर वहाँ टीचर ही नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं रीज़न ये भी रहेगा इंटीरियर एरिया में वहाँ पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीचर्स का क्वार्टर वो नहीं होने की वजह से, तो उस पे आप लोग क्या कर रहे हो सर, टीचर्स क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर को लेकर सर? ये टीचर्स क्वार्टर तो बिल्कुल आपने सही ये किया है। टीचर्स क्वार्टर के हमारे बहुत सा कमियां है, लेकिन हमने शुरुआत में कहा कि टीचर की कोई कमी नहीं है। अभी हमारे जितने भी पीजीटी और टीजीटी के टीचर रिक्रूटमेंट हुआ है थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन से, हमने पीजीटी वाला ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया है। और जो टीजीटी जो सब्जेक्ट टीचर जो अभी अपॉइंट हुआ है 400 ऊपर का, उसको हम अभी ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग हमारा ये मार्च 15-20 तक ख़त्म हो जाएगी। और जैसे तो उसका ट्रेनिंग ख़त्म होगा, उनको हम पॉलिसी यही लिया कि फर्स्ट पोस्टिंग जो होगा सब इंटीरियर में जाना है, आउट पोस्ट में जाना है, होम पोस्टिंग को अवॉइड करना है। 5 साल कम से कम इंटीरियर में ये को जितना भी इंटीरियर स्कूल में वही उनको ये करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा। सर जैसे आप कह रहे हो कि टीचर्स अवेलेबल है और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी आप लोग को जोरदार कोशिश कर रहे हो कि एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने के लिए, लेकिन सर साथ ही साथ टीचर्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी बहुत ज़रूरी है। कैपिटल एरिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को छोड़कर जो इंटीरियर एरिया है, इंटीरियर पार्ट में सर, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को लायक नहीं। और मैं एक गौर में लाना चाहूँगी, रिसेंटली हमारी टीम ने 2 बार न्यूज़ बनाया है जो पाके केसांग एरिया पे पड़ता है, वो स्कूल नियर बाई रिवर बैंक ही पड़ता है, उसका कंडीशन नहीं है, कह सकते हैं गाय गोट की तरह है। तो आप एज अ एजुकेशन मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटीरियर एरिया में स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल, उसको कैसे अपग्रेड करोगे सर, प्लान किया है? इसके लिए जो इमीडिएट जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कहो या टीचर की कमियां कहो, उसके लिए ना हम लोग ने सरकार ने चीफ मिनिस्टर समस्या शिक्षा योजना की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को डीसी के अंदर और DDSA के अंदर हमने पैसा दिया है। 2018-19 में 4 करोड़ दिया है। इसके बाद इस 19-20 में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ दिया है। इस बार आने वाले में भी हमने बजट रखा है, उसमें भी हम देंगे। जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो इमीडिएट अटेंशन की दरकार होता है उसे, ताकि डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मिल के उस जहाँ भी दरकार है, टीचर्स क्वार्टर हो या स्कूल की क्लासरूम की रिपेयरिंग करना हो या एडिशनल क्लासरूम बनाना है, उस पैसे से बनाने के लिए। तो ये से हमने जो चैंपियन करके दिया, तो इस चीफ मिनिस्टर समस्या शिक्षा योजना से बहुत लाभ हुआ है और इसे पैदावार, इसलिए हम इसको चीफ मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम को और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर, ये तो रहा स्टूडेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सर टीचर जो SSA अभी जो इंटीग्रेटेड स्कीम स्कूल एजुकेशन जो बन चुका है, गवर्नमेंट के द्वारा, कह लीजिए CM के द्वारा ही एक एश्योरेंस किया गया था कि जॉब रेगुलाइजेशन होगा, और साथ ही साथ कैबिनेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि एज अ रेगुलर उन्हें मंथली पेमेंट दिया जाएगा। उसका अभी कोई दूर तक कहानी, मतलब खबर ही नहीं है सर। तो अभी उस पर क्या अपडेट है वो बताइए सर। नहीं, अब तक जितना भी हमारा ISS में टीचर की सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे मार्च तक हमने ऑलरेडी फंड रिलीज़ कर दिया है। और आने वाले अप्रैल से लेकर जो 3 महीने की सैलरी होगा उसको भी हम लोग एडवांस में देंगे। इसलिए टीचर को कभी ये डरना नहीं कि हमें सैलरी नहीं मिलेगा। हाँ, शुरुआत में आपके 4-5 साल पहले तो हाँ 6 महीना साल भर नहीं मिलता था। इस बार हम लोग ने सरकार ने किया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर फंड भी नहीं आता, स्टेट सरकार से उसको पैसा को देंगे सैलरी को, लेकिन टीचर्स जो है अपना ड्यूटी सही सलामत करना है। जी सर, जैसे हाल ही के जो बजट सेशन में जो स्मार्ट क्लासरूम, वो तो कह सकते हैं वो
हमने भी रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था उसको, उसमें कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो फेल है स्मार्ट क्लासरूम, क्योंकि लाइट ठीक तरीके से नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कहीं पे तो सामान भी नहीं पहुंचा जो प्रोजेक्ट तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन अभी बजट सेशन में विजुअल क्लासरूम के लिए भी बजट कुछ सेंक्शन किया गया है। तो सर किस तरीके, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में होने वाला है, तो किस तरीके से करोगे सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, नेटवर्क का इशू होता है, विजुअल में तो सर नेटवर्क होना, इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटीरियर एरिया में आपका डिपार्टमेंट उनको कैसे करोगे सर? ये वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम के लिए हमारे जहाँ में भी अगर लाइट की प्रॉब्लम है तो हमने इस लास्ट बजट में हमने सोलर एनर्जी लगाने के लिए हमने 4 करोड़ रखा और सैंक्शन भी कर दिया। और 4 करोड़ हमने अपेदे को दिया है, क्योंकि अपेदे एक नोडल डिपार्टमेंट है जो सोलर एनर्जी को टैप करता है। और हम 4 करोड़ हम स्टेट गवर्नमेंट देंगे और 4 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देंगे, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% स्टेट गवर्नमेंट। वो मेरे ख्याल से जितना भी हमारे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के लगाने के लिए शायद इस साल से शुरू हो जाएगा। अपेदे को हमने पैसा दे दिया है। सर इंटरनेट कैसे लाओगे सर इंटीरियर एरिया में? सर कहीं डिजिटल इंडिया का बात होता है, लेकिन काफ़ी सारे हमारे स्टेट में अभी तक सर इंटरनेट छोड़ दीजिए, टेलीफोन भी नहीं होता है, तो कैसे मैनेज करोगे सर वो उसको? ये इंटरनेट ये सब के लिए हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, बीएसएनएल है, जो भी है, उनको हमने चीफ सेक्रेटरी को अवगत करा है। चीफ सेक्रेटरी उसको टेकअप कर रहा है, जहाँ जहाँ ला सकते हो ज़रूर करेंगे। चीफ सेक्रेटरी वो टेकअप कर रहे हैं। जी अभी सर ये नेशनल इशू है, और जो ये नेशनल मिड डे मील स्कीम जो है पूरे देश भर में हमेशा न्यूज़ में आते रहता है। तो हमने भी रिसेंटली रिसर्च किया था ये मिड डे मील को हमारे स्टेट को लेकर, तो हमें पता लगा है कि काफ़ी सारे स्कूल में जब वर्किंग डेज में मिलना चाहिए मिड डे मील नहीं मिल रहा है, और काफ़ी सारे में तो सर मिलता ही नहीं है मिड डे मील, क्योंकि इंटीरियर एरिया में सामान ही नहीं पहुँच रहा है। तो काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़। और एक नोटिस में लाना चाहूँगी सर, जो डीडीएसी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनकी तरफ से एक डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट मेकिंग चार्ट बनाया है, जो आप वेबसाइट में देख सकते हो सर। तो हमने देखा था कि जो लोग इस डीडीएसी की तरफ से अपडेट हो जाता है, लेकिन ग्राउंड में हमें खबर मिली है कि वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है मिड डे मील। तो आपको नहीं लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इवन डायरेक्टर्स, उन लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए, देखना चाहिए रियलिटी में बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर? बिल्कुल सही। आज ही हमने रिव्यू मीटिंग ले अपने सेक्रेटरी के साथ बैठ के जितने भी डायरेक्टर ऑफिसर को मिड डे मील के नहीं बाकी सब्जेक्ट में भी हमने रिव्यू लिया है। और स्पेशली हमने मिड डे मील को एम्फेसिस किया है कि उसको जहाँ भी बच्चे मिड डे मील नहीं मिलते उनका रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और हर एक स्कूल में जो मिड डे मील की इंचार्ज टीचर है उसमें हमने मोबाइल्स ऐप दिया हुआ है कि जो भी बच्चे को अगर मिड डे मील देते हैं उनके फोटोग्राफ्स खींचना है, कितना दिन में कितने बच्चे खाए हैं, उनके ऐप्स में डालना है, ताकि हमें रोज़ उनका रिपोर्ट आए। और अगर जहाँ कहीं में अगर दूर दराज में नहीं आते हैं उनको भी डीडीएससी को हमें निर्देश दिया है कि कम से कम उनके ग्राउंड से भी कम से कम हार्ड कॉपी पे मंगा लीजिए, देता है कि नहीं देता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं जगह में आपका रोड कम्युनिकेशन बजट से या राशन की हेड लोड में जो पहुँचता है उसमें तकलीफ है, कठिनाई है, उनको भी हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, ये तो था मिड डे मील के बारे में। सर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के अंदर में फ्री एजुकेशन आता है, जिस पे सर बच्चों को फ्री बुक्स मिलते हैं, साथ ही साथ यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। तो मैं सर आपको एज ए एजुकेशन मिनिस्टर में बताना चाहूँगी, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। बुक्स तो काफ़ी जद्दोजहद करके मिल जाते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म रहता है, आप मैं बता दूँ, एक बच्चे को करीबन आधा से 1 मीटर कपड़ा मिलता है यूनिफॉर्म के लिए। तो सर उसके लिए आप क्या करोगे सर? अभी क्या प्लान रहेगा सर इसको? नहीं, हमने बजट में ये मेंशन किया है कि जितना भी आपकी बुक्स तो हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को हम पेमेंट कर देते हैं। एनसीईआरटी आके इस साल तो हमारा किताब के कहीं स्कूल में कमियां नहीं आई हैं। और पहले तो किताब को लेके वापस लेते थे, वो पॉलिसी को हमने डू अवे कर दिया है। हर साल नया किताब देना है, उसको वापस करने की दरकार नहीं है। दूसरा जो आपने यूनिफॉर्म की कहा, यूनिफॉर्म तो हमने डीबीटी करता है, बच्चों के नाम में डायरेक्ट अकाउंट डाल देता है, वो बच्चे को अकाउंट में जाएगा और उसको पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बच्चे को सही सलामत अच्छा कम से कम 2 जोड़े कपड़ा तो कम से कम यूनिफॉर्म दे। ये हमने डीबीटी किया हुआ है। सर ये जो डीबीडी आप कह रहे हैं वो अभी रिसेंटली स्टार्ट होगा आई गेस। लास्ट ईयर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, तब बच्चों ने हमें दिखाया था कि कपड़ा इतना ही मीटर मिलता है सर। हाँ हाँ, उसकी कुछ कमियां होने की वजह से इस साल से हम लोग डिसेंट्रलाइज करके उसको हमने ये डीबीटी मोड में लेके आए हैं।
अभी सर स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनआईटी सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जोते पे बन रहा है सर। बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत सालों से वो फंस के बैठा हुआ है, जो अभी रिसेंटली सेंक्शन भी किया गया है सेंटर से मेंटेनेंस के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो सर मेरा सवाल यही रहेगा, क्योंकि जोते में लॉ कॉलेज, अरुणाचल का पहला लॉ कॉलेज, साथ ही साथ वुमेन कॉलेज शिफ्ट होने वाला है, वहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट आने वाला है। तो सर वहाँ पे रोड कम्युनिकेशन ठीक नहीं है सर, इंटरनेट ठीक नहीं है, टेलीकॉम भी मतलब नहीं है। तो वो किस तरीके से करोगे? सबसे पहले तो ये बताइए सर, एनआईटी कब चालू होगा जोते पे सर? मैं एकदम एनआईटी तो हमारे सब्जेक्ट नहीं, स्टेट के सब्जेक्ट नहीं है, ये एचआरडी की है। और मैं गया हूँ एनआईटी जोते में गया हूँ, खुद मैं फिजिकली वेरीफाई कर देखा हूँ। उसके साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी वहाँ आए हैं। उनके जितने भी वहाँ की जो बरसों से बंद होकर रखा हुआ था, उसके बारे में ऑनरेबल सीएम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेकअप करके उसने अभी जो प्रोजेक्ट्स जो भी बंद था अभी दोबारा चालू हो गया है, पैसा भी दिया है। और ये तो कब कंप्लीट होगा नहीं होगा ये तो एचआरडी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वही मॉनिटर करता है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट से कोई उसमें मॉनिटर हम लोग नहीं करते। फिर भी कभी कभी हमको डायरेक्टर को पूछते हैं आप कब चालू करने जा रहे हैं, क्या तकलीफ है, वो सब हमें कैजुअली लेते हैं, लेकिन हमारी परवी में नहीं आता है। और आपके सवाल रहा रोड के बारे में, तो रोड के बारे में जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जोते पोमा वहाँ गांव में गया, एनआईटी को विजिट किया, हमारे जो जारबम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को इनॉग्रेट किया, उस समय में वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर लोग रोड की ज़मीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, बिना कंपनसेशन में देता है, वो रोड को हम बनाएंगे बोल के उसके वापस आके उसको सैंक्शन कर दिया। रोड मेरे ख्याल से इस साल टेंडर हो जाना चाहिए, उसका सीएम ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया वो प्रोजेक्ट के लिए। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, ये क्वेश्चन मैंने सीएम सर से भी पूछा था कि हमारे अरुणाचल में ऐसा क्यों होता है, जब भी कुछ इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस या कुछ भी खुलता है तो फुल फर्निश होके क्यों नहीं खुलता है सर? खुलने के बाद में बेसिक एमिनिटीज़ के लिए बच्चे तरसते हैं। जैसे जब लॉ कॉलेज फर्स्ट जारमो गामलिंग जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इनोग्रेशन था, उसमें मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी तक बेसिक एम्यूनिटी ठीक से, जैसे वाटर हो गया, कंप्यूटर रूम है लेकिन कंप्यूटर्स नहीं है, लाइब्रेरी है लेकिन बुक्स नहीं है सर। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ भी इंस्टीट्यूशन या कुछ खुलने पहले फुल फर्निश होके खुले, ताकि बच्चे भी धरना में नहीं आए, प्रोटेस्ट रैली ना, ऐसे कुछ कंप्लेन ना आए सर? जारमम अपने लॉ कॉलेज का जो सिचुएशन है, प्रोजेक्ट तो बनाया है पीडब्ल्यू ने, और हमें एजुकेशन को डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया गया है। उसमें जब देखा गया तो उसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई के नहीं था, तो उन्हें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से उसके पैसा दिए हैं। और वहाँ में जो बेसिक बार काउंसिल की रूम चाहिए था, मूट कोर्ट चाहिए था, वो सब नहीं, तो उसे भी हम लोग बना दिया है। जो चीज़ वहाँ में नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी की भी किताबें हमें दिया है। जो चीज़ वहाँ में, क्योंकि इतने साधन नहीं, क्योंकि नया जब कॉलेज खुलता है उसके फैकल्टी मेंबर रिक्रूट करके भेजना, फिर स्टूडेंट को एंट्रेंस टेस्ट लेके सेलेक्ट करना, वो करने के बाद ये हर चीज़ आस्ते आस्ते बढ़ता है। अब जितना भी वहाँ की दरकार है हमने सब सैंक्शन कर दिया है। इस और भी हमारे 5 करोड़ बजट में रखा है, उस 5 करोड़ से जो आने वाले समय में हमारे से 1-2 साल में पूरा हो जाना चाहिए। जी सर, तो कह सकते हैं जो बच्चे जो लॉ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो 2-3 साल तक फुल फर्निश लॉ कॉलेज में पढ़ेंगे सर? बिल्कुल, अभी फुल पढ़ने से थोड़ा बहुत कमियाँ है, उसको दूर करने जा रहे हैं। जी सर, हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बोमदिला गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर, वो कब तक कंप्लीट होगा और अपडेट क्या है सर? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ये सेम सवाल हमको असेंबली में भी उसका ऑनरेबल एमएलए पुष्पा सिंह जी ने पूछा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कि बोमदिला गवर्नमेंट कॉलेज 30 साल हो गया, कब परमानेंट साइट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। आज ही मैंने अपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर को बुला के हमने रिव्यू लिया है, और मैं 15 अप्रैल को उसको इनाग्रेट करने जा रहा हूँ। 15 अप्रैल को उसको मैं कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए आदेश दूंगा, क्योंकि आज ही हमने रिव्यू कर लिया। सर आपको गौर में लाना चाहूँगी, वो जो आप
कॉलेज कह रहे हैं, मैं वहाँ खुद गई हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉलेज बता रहे हैं वो करीबन बोमडिला से 6 या 7 किलोमीटर पहले पड़ता है, जो हेडक्वार्टर से। तो वो रास्ता भी ठीक नहीं है सर, टॉप ऑफ द माउंटेन में है वो। और एक बात कहना चाहूँगी सर, जो ब्लॉक्स बनाया गया है वो विदाउट प्रोटेक्शन वाल बनाया गया है। तो आप 15 अप्रैल को आप इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो अच्छी बात है सर, होपफुली अच्छा चलेगा। लेकिन सर आप ये देखोगे कि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, पढ़ाई ठीक से चले वहाँ पे, वो देखोगे सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जहाँ में भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, उसमें लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए देखते हैं। अगर वहाँ में कुछ कमियां हैं तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सर और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जैसे 30 साल 1980s के समय में वो वहाँ के गांव के लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया था। तो अभी तक 2006 से स्टार्ट हुआ था काम सर, करीबन 10 साल। तो सर आप ये एक्सेप्ट करोगे जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं लैकिंग रह गया सर? जो फंड जो हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट को आता है, हमने एजुकेटिंग एजेंसी को देता है, PHE, PWD, RWD को देता है। कोई डिपार्टमेंट्स आई थिंक टाइमली काम नहीं होने की वजह से आज हमें जो 5 साल 10 साल पहले हो जाना था नहीं हो पाया, इसलिए अभी आ रहे, मतलब अब हो गया। अब हम 15 अप्रैल को खोलने के बाद, इनॉग्रेट करने के बाद देखेंगे और क्या कमियां हैं। जी सर। सर हमारा ये नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, जैसे हमारे ट्रिम्स एक इस्टेब्लिश हो चुका है मेडिकल कॉलेज, तो ऐसा और कुछ प्लान है स्टेट में और मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करने के पीछे? हाँ, ये विषय तो आपके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में नहीं आता है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में नहीं आता है। लेकिन हमने सुनने में आया कि कोई और भी मेडिकल कॉलेज या आपका अच्छे कॉलेज आएगा बोल के सर गवर्नमेंट ने इंडिया देगा बोल के सुन रहा है, लेकिन मुझे यकीन के साथ मैं नहीं बोल सकता। सर अब रिपीट करना चाहूँगी सवाल, जो SSA टीचर का जो 400 करके सीनियरिटी बेसिस में जॉब रेगुलाइजेशन करें, तो आप क्या कहना चाहोगे, कब तक होगा उनका जॉब रेगुलाइजेशन सर? ये मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट बहुत दिनों से उसको कार्य कर रहे हैं। ये हमारे थोड़ा बहुत फाइनेंस से थोड़ा क्लियरेंस नहीं होने की वजह से, क्योंकि जो SSA टीचर है उसको रेगुलर में लेकर उसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना पड़ता है। थोड़ा बहुत टेक्निकल जो हमारे जो प्रॉब्लम होता है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा जैसे होगा। वो हमारे जितने भी सीनियरिटी का दे है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होता बनाना, हमारे जो एक्सरसाइज कर चुका है, सिर्फ फाइनेंस से अगर हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको मीटअप करें तो हम कर देंगे। जी सर। सर आखिरी में जो बच्चे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हो यहाँ के, काफ़ी सारे बात भी उनसे कहना चाहो, वो भी आपके साथ कहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ आप एक न्यू लीडर हो, न्यू फेस हो ये सेक्टर, ये डिपार्टमेंट में, तो बच्चों को आप कुछ कहना चाहोगे सर? मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। हर एक का अपना अपना ड्यूटी होता है, पेरेंट्स का अपना ड्यूटी होता है, जो लीडर की अपनी ड्यूटी, इसी प्रकार जो अपने कर्म है, जो अपनी ड्यूटी है उसको सही सलामत करना चाहिए। उनका विद्यार्थी का ड्यूटी है पढ़ाई करना, एक अच्छे नागरिक बनना, देश के लिए, स्टेट के लिए एक अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा करना। सिर्फ पढ़ाई यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होता है। पढ़ाई जो करता है कि एक आदमी इंसान अच्छे इंसान बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने। ये मैं तो ये सबसे निवेदन करूँगा कि डोंट गो फॉर एजुकेशन एज ए जस्ट फॉर गवर्नमेंट, सेक ऑफ गवर्नमेंट सर्विस के लिए सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए। पढ़ाई कीजिए अपने ध्यान नॉलेज अर्न करने के लिए, एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए, गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर, अरुणाचल टुडे टीम के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमा, आपने मुझे आपसे कुछ चंद सब बात करने का मौका दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एजुकेशन मिनिस्टर ताबा ताहिर जी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं और होप करते हैं कि इनके लीडरशिप में अरुणाचल प्रदेश के जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत आगे जाएंगे।